वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की सबसे पहली बिजनेस न्यूज़ है एलआईसी की। मैंने बहुत समय पहले ये न्यूज़ में कवर किया था कि गवर्नमेंट ने टैक्स कट कर दिया है इंश्योरेंस पे से, यानी कि गवर्नमेंट अब 18% टैक्स नहीं लेगी इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट इंश्योरेंस पे भी टैक्स लेती थी, बट गवर्नमेंट ने वो टैक्स ज़ीरो कर दिया, मतलब हटा दिया। और उस वक्त मैंने बोला था कि अब इंश्योरेंस कंपनीज और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती हैं, और ठीक वैसा ही हुआ। क्योंकि अगर आप एलआईसी का Q3 का रिजल्ट देखो तो इनका प्रॉफिट 17% बढ़ गया है। और क्योंकि देखो, जब टैक्स कम होगा तो फिर डिमांड में तेज़ी आएगी ही। और अगर आप एलआईसी का नेट प्रीमियम इनकम भी देखो तो वो 17.5% बढ़कर 1.26 लाख करोड़ रुपीज़ हो गया। पहले साल की जो प्रीमियम्स थी वो 46% और वन टाइम प्रीमियम 30.5% तक ऊपर चले गए। वहीं पे वीएनबी यानी कि नए पॉलिसीज से होने वाले जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होते हैं उसको हम लोग वीएनबी कहते हैं। तो जो वीएनबी है वो 65% बढ़कर 31,770 करोड़ रुपीस हो गए। वहीं पे एलआईसी का जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो भी इम्प्रूव होकर 2.19 तक पहुंच गया। अभी सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है ये बता देता हूँ मैं। देखो, इसका मतलब क्या होता है कि जो कंपनी है उसके पास जो रिक्वायर्ड फ्यूचर के इंश्योरेंस क्लेम्स है, मतलब जो क्लेम्स आने वाले हैं उसके अलावा कंपनी के पास कितना ज़्यादा पैसा अवेलेबल है। मतलब इस टर्म में समझो, अगर एलआईसी का 2.19 सॉल्वेंसी रेशियो है, इसका मतलब अगर कंपनी अपने फ्यूचर के सारे क्लेम्स दे दे लोगों को, उसके बावजूद भी कंपनी के पास 2.19 टाइम्स ज़्यादा कैश अवेलेबल है। अगली बिजनेस न्यूज़ है एक ऐसे स्टॉक की जिसने पिछले 5 साल में 446% का रिटर्न दिया है, लेकिन आज वही स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 44% नीचे है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ त्रिवेणी टरबाइन की। त्रिवेणी टरबाइन जो कि एक जीरो डेप्ट कंपनी है, उसका स्टॉक अब 492 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इसका जनवरी 21 का डेटा देखो तो ये अपने 52 वीक लो पर आ गया है 454.40 रुपीज़ के साथ। मतलब कि 21 जनवरी को इसका 52 वीक लो बना था और उस वक्त इसकी प्राइस थी 454.40, और इस वक्त ये 492 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। और अगर आप इसके शॉर्ट टर्म ट्रेंड को देखोगे तो ये बियरिश हैं, क्योंकि सभी जितने भी मतलब आपके मूविंग एवरेजेस होते हैं उनके नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक पर बुलिश स्टैंड दिया है और उन्होंने जो टारगेट प्राइस सेट किया है वो 615 रुपीज़ का सेट किया है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है और डिमांड रिवाइवल के बाद कंपनी एक शार्प जंप देख सकती है अपने प्रॉफिट्स में और अपने स्टॉक प्राइजेस में भी। अगली बिजनेस न्यूज़ है भारती एयरटेल की। Q3 का रिजल्ट आता है भारती एयरटेल का, और जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि थोड़े से नए नए हैं इस स्टॉक के अंदर, वो देख करके झटका खा जाते हैं इनके रिजल्ट्स को, क्योंकि इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 55% नीचे गिर के 6,630 करोड़ रुपीस तक चला गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। एक्चुअली ये जो प्रॉफिट के ऊपर इतना प्रेशर दिख रहा है आपको, वो हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, स्पेक्ट्रम चार्जेस और एम्प्लॉय एक्सपेंसेस की वजह से आया है। जबकि रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू 19.6% से बढ़कर 53,982 करोड़ रुपीस हो गया। साथ ही साथ इंडिया और अफ्रीका दोनों मार्केट से कंपनी को सपोर्ट मिला है और इनका कस्टमर बेस 11.8% ग्रो किया। और यहीं पे इनका जो ARPU है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, वो 259 रुपीस तक पहुंच गया है, जो कि एक बेटर प्राइसिंग पावर को भी दिखाता है। तो बिजनेस ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन हाँ, ये कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं थी। अगली बिजनेस न्यूज है सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी का भी क्वार्टरली रिजल्ट आया है और इनके Q3 प्रॉफिट 15% बढ़कर 445 करोड़ रुपीस तक पहुंच गए।
जबकि इनका टोटल इनकम भी 41% जंप करके 4,258 करोड़ रुपीस हो गए। हालांकि इस स्टॉक में 3.86% की गिरावट हमें देखने को मिली, लेकिन सबसे अच्छी चीज ये थी कि कंपनी ने अपना 30 साल का अब तक का हाईएस्ट एवर क्वार्टरली डिलीवर किया है, जिसमें 617 मेगावाट की विंड कैपेसिटी भी सप्लाई की गई। फिर भी ऑर्डर बुक 6.4 गीगावाट तक बढ़ गई, जो कि स्ट्रॉन्ग डिमांड और एग्जीक्यूशन पावर का एक सिग्नल भी देता है। और इस बजट में विंड एनर्जी को नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मैंडेट में लाना और SEZ टू DTA सेल्स की परमिशन मिलना पूरे सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है। और सुज़लॉन का EPC बिजनेस भी ग्रो करके 27% तक पहुंच गया। अब बात रही ये SEZ और DTA का क्या मतलब है, तो मैं आपको वो समझा देता हूँ। देखिए, SEZ का मतलब तो आपको पता ही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। ये जो DTA होता है उसका मतलब होता है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। बेसिकली जो SEZ होते हैं वो एरियाज होते हैं जो एक्सपोर्ट फोकस्ड होते हैं, जहां पर कंपनीज को टैक्स और ड्यूटी में छूट मिलती है। जबकि जो DTA होता है वो भारत का नॉर्मल मार्केट होता है, यानी कि जो देश के अंदर का रेगुलर मार्केट होता है, जहां पर सबको सब कुछ बेचना होता है। जैसे मान लो आपका दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये सारे DTA होते हैं। तो आई होप आपको अब ये न्यूज़ क्लियरली समझ में आ गई होगी। बट इसके बावजूद भी कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दें और थोड़ा सा हाइप पे भी क्लिक कर दें। अगली बिजनेस न्यूज़ है टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स का Q3 रिजल्ट आता है और नंबर्स बहुत ही बुरे आते हैं, क्योंकि Q3 FY26 में 3,486 करोड़ रुपीस का लॉस रिपोर्ट किया है टाटा मोटर्स ने। और इसका जो मेजर रीजन था इस लॉस का, वो था JLR पर हुआ साइबर अटैक और 1600 करोड़ रुपीस के एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस। और इसके अंदर जो 1600 करोड़ रुपीस का एक्सपेंस है, इसमें 800 करोड़ रुपीस तो डायरेक्ट साइबर अटैक की वजह से अफेक्ट हुआ और 400 करोड़ रुपीस लेबर कोड, जो बचा हुआ 400 करोड़ रुपीस है वो स्टैम्प ड्यूटी। तो 400 800 करोड़ रुपीस और जो 800 करोड़ का साइबर अटैक था, टोटल 1600 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल एक्सपेंस उठाना पड़ा है टाटा मोटर्स को। और मुझे कभी कभी लगता है ना कि JLR कंपनी के ऊपर एक श्राप है, क्योंकि बहुत पहले से ही JLR लॉस में था। फिर इन्होंने JLR को परचेज किया, फिर भी JLR लॉस में था। बीच में JLR थोड़ा सा अच्छा करने लगा था, उसके बाद वापस से साइबर अटैक हो गया। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि JLR की कहानी शायद ख़त्म हो जाए या फिर काफ़ी लंबी भी चल सकती है। हालांकि कंपनी का अगर आप रेवेन्यू देखो तो वो 69,605 करोड़ रुपीस तक गिर गया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 25% कम है। और अगर आप JLR की सेल्स भी देखो तो 43% तक की सेल्स गिर गई है JLR की। लेकिन हाँ, एक जगह जहां पे टाटा मोटर अच्छा कर रहा है वो है डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक सेल्स 22% बढ़ी है और इसका रीज़न आप जानते हो, टाटा पंच, टाटा कर्व और अभी अभी टाटा सियरा लॉन्च हुई है और एवेन्या भी आ रही है। तो ये कुछ अच्छी गाड़ियां थी जिनके वजह से 22% की ग्रोथ डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल रही है। लेकिन अगर टाटा मोटर ओवरऑल आप चाहते हो कि ग्रो करे तो फिर JLR के साथ कुछ तो करना पड़ेगा कंपनी को। और शायद कंपनी ने JLR को EV में शिफ्ट करने का ट्राई भी किया है। देखते हैं कैसा करती है टाटा मोटर्स। हालांकि अगर आप JLR का EBIT मार्जिन देखो तो वो भी -6.5% हो गया, जो कि पिछले साल ये +9% था। और ऐसा माना जा रहा है कि पूरे साल में जो मार्जिन है वो 0 से 2% तक ही हो सकता है। बाकी देखते हैं फ्यूचर में परफॉर्म कैसा करती है कंपनी। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताओ टाटा मोटर्स को लेकर के आपके क्या ख्याल हैं। क्या लगता है आपको, टाटा मोटर कभी JLR को बहुत प्रॉफिटेबल या बहुत बड़ा ब्रांड बना पाएगी, जैसे फरारी, मर्सिडीज, इन सभी ब्रांड्स ने करा है? अगली बिजनेस न्यूज है इंडियन IT सेक्टर से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले आपको एक टर्म समझना पड़ेगा, ADRs या फिर आप कह लो ADRS। ये क्या होता है पहले आप वो समझो। देखो, ये एक तरीका होता है जिससे इंडियन कंपनीज जैसे इन्फोसिस, विप्रो, ये अपने शेयर्स को अमेरिका के स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर सकती हैं बिना डायरेक्टली US में कंपनी बनाए।
मतलब अगर मैं आपको और आसान भाषा में बताऊं तो एडीआर्स जो हैं वो इंडियन शेयर्स का यूएस वर्जन होता है। मतलब कि अगर आप इन्फोसिस का एडीआर खरीदते हो तो आप इन्फोसिस के शेयर्स में ही इन्वेस्ट करते हो, लेकिन यूएस डॉलर्स में और यूएस स्टॉक एक्सचेंज पे। और ये यूएस इन्वेस्टर्स को इंडियन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन भी देते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है स्पेशली ट्रेडर्स को या फिर इन्वेस्टर को, वो पहले यूएस मार्केट में देखते हैं कि एडीआर्स क्या चल रहे हैं, क्योंकि जो इंडियन इन्वेस्टर हैं वो एडीआर प्राइजेस को देखते हैं, उसके बाद वो सेंटीमेंट का एनालाइज करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो यूएस का मार्केट है वो इंडिया से पहले ओपन होता है, और जैसा ये शेयर्स परफॉर्म करते हैं वहाँ पे, उसके कंपैरिजन में लोगों को ये आइडिया मिल जाता है आसानी से कि अगले दिन सेंटीमेंट कैसा होगा और इंडिया में प्राइजेस नीचे जाएंगे या फिर ऊपर जाएंगे। अब मैं आपको न्यूज़ के तरफ लेके चलता हूँ, और ये न्यूज़ वाकई काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसमें एडीआर का भी जिक्र किया। और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, न्यूज़ ये है कि इन्फोसिस और विप्रो के एडीआर्स वॉल स्ट्रीट पर 3% से 5% तक गिर गए जब एंट्रोपिक ने अपना नया एआई ऑटोमेशन टूल लॉन्च किया। ये बेसिकली एक लीगल, सेल्स और जो डेटा एनालिसिस है, इस तरीके के काम को ऑटोमेट कर सकता है। जो एंट्रोपिक का एआई है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और इस वजह से मार्केट को ये डर है कि ये जो टूल है वो ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज को पूरी तरीके से डिसरप्ट कर देंगे। साथ ही साथ इन्फोसिस और विप्रो की वीक गाइडेंस ने इस प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि इनका क्वार्टरली रिजल्ट आया था, और इसके पहले भी, ना कि सिर्फ इस क्वार्टर में, इसके पहले भी अगर आप देखो तो इन्होंने गाइडेंस नेगेटिव में दी है। मैं विप्रो की बात कर रहा हूँ। और इन्फोसिस और टीसीएस का गाइडेंस देखो तो वो इतना कम है कि आप यकीन नहीं मानोगे। तो एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि ये कोई भी ओवर रिएक्शन नहीं है, क्योंकि एआई का जो असर है वो वाकई में अब दिखने लगा है, और ये जो एआई का असर है वो इस तरीके की आईटी कंपनीज के ऊपर भी दिखेगा। और इसी पैनिक में लगभग $1 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू वाइप आउट हो गई, और जिसका असर इंडियन आईटी स्टॉक्स पर भी पड़ा। क्योंकि अगर आप इंडियन आईटी स्टॉक देखो कल परसों के, तो फिर आपको डेटा समझ में आ जाएगा कि प्राइजेस कितने नीचे गए। और मैंने टीसीएस में इन्वेस्टमेंट भी कर रखा था, मैंने देखा एक ही दिन में 4 या 7% नीचे चला गया था टीसीएस का शेयर। अगली बिजनेस न्यूज उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिन्होंने आईपीओ में पैसे लगाए थे और अभी भी स्टॉक को होल्ड करके बैठे हैं। तो ये न्यूज़ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फरवरी के अंदर ही एक मैसिव 3.3 लाख करोड़ रुपीस का आईपीओ लॉक इन एक्सपायर वेव शुरू हो चुका है, जिसके अंदर फिजिक्स वाला, एनएसडीएल, लेंसकार्ट जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसका मतलब आपको पता है क्या? इसका मतलब है कि इन कंपनीज के प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स के शेयर अब बेचने के लिए फ्री हो गए हैं, जो कि मार्केट में एक सप्लाई प्रेशर ला सकते हैं। देखो क्या होता है कि जब कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो जो उनके इन्वेस्टर होते हैं, जो पहले इन्वेस्ट करे हुए होते हैं, या फिर कई बार आईपीओ आने से एक हफ्ते, एक महीने पहले भी वो इन्वेस्टमेंट किए होते हैं, तो वहाँ पे सेबी लॉक इन लगा देता है कि आप इतने स्पेसिफिक टाइम के लिए अपने शेयर्स को नहीं बेच सकते, और फिर कुछ टाइम बाद उन शेयर्स को फ्री करते हैं। ऐसा सेबी इसलिए करता है ताकि कोई मैनिपुलेशन ना हो। जो रिटेल इन्वेस्टर हैं या फिर कोई और इन्वेस्टर आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके साथ कोई भी धोखा या स्कैम ना हो। और जब ये लॉक इन पीरियड हटता है तो अचानक से कई सारे शेयर्स में हमें भारी गिरावट देखने को मिलती है। तो अगर आप फिजिक्स वाला, एनएसडीएल या लेंसकार्ट में इन्वेस्टेड हो तो इन कंपनीज को इधर बीच काफ़ी अच्छे से आपको ट्रैक करना होगा। और सिर्फ एनएसडीएल की ही बात करें तो एनएसडीएल में ही 75% इक्विटी अनलॉक हो रही है, जबकि फिजिक्स वाला में 72 मिलियन शेयर्स ट्रेडेबल हो रहे हैं। और नुवामा का कहना है कि सब शेयर्स मार्केट में नहीं बिकेंगे, लेकिन ये एक्सपायरी जो वेव है वो इन्वेस्टर के सेंटिमेंट को ज़रूर इम्पेक्ट करेगा। तो हमें देखने को मिल सकता है प्राइजेस नीचे जाते हुए। देखते हैं क्या होता है, हो सकता है प्राइजेस ऊपर भी जाएं, ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ एक एजम्पशन है, बट ऐसा कई बार होता है इसलिए। बाकी
पूरी बिजनेस न्यूज़ में कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं थी, मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।